संगठन के प्रति समर्पित, समन्वय में माहिर, सत्ता का सिरमौर, सब सीएम पर भारी। 2005 सत्ता के उत्तराधिकारी, 2008 अपने दम पर सरकार, 2013 सरकार बरकरार, 2018 दो कदम पीछे फिर लंबी छलांग, 2020 लगातार चौथी बार शिवराज सरकार, 2023 चौथी पारी के 3 साल पूरे और रचा नया कीर्तिमान। अब मिशन 2023 की तैयारी, सबसे मजबूत दावेदारी, एवरग्रीन परफेक्ट पॉलिटिशियन। क्या आप राजनीति में रुचि रखते हैं? किस पार्टी की विचारधारा ने आपको प्रभावित किया? सामाजिक सरोकार में आपकी क्या है भूमिका? किसी पद प्रतिष्ठा से आपको नवाजा गया है? क्या पंचायत या पार्षद का लड़ चुके हैं चुनाव? क्या आपका लक्ष्य विधानसभा और संसद का है? क्षेत्र के विकास और समाज के उत्थान में आपका क्या है योगदान? तो अपनी उपलब्धियों, योगदान की जानकारी हम तक पहुंचाएं। DNN की टीम पहुंचेगी आप तक और हम लाएंगे आपकी प्रतिभा को सामने। DNN के मंच से आप कहेंगे, नेता हम ही हैं कल के। इन नंबरों पर हमें कॉल करें। छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए आजीविका उपलब्ध कराने और ग्रामीण उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य के नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर बड़ी बहस और मैं हूं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी। और चलते हैं आज के मुद्दे की ओर। बात कर लेते हैं यहाँ पर हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई और इस दौरान कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें खास बात यह रही कि हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले यहाँ पर भाइयों को और बहनों को जो है स्कूटी प्रदान करने का प्रस्ताव भी पास किया गया है। 9000 विद्यार्थियों को स्कूटी प्रदान की जाएगी और जहां पर ई स्कूटी नहीं होगी वहां पर नॉर्मल स्कूटी देने की भी स्वतंत्रता रहेगी। इसमें पहले साल में यहाँ पर 135 करोड़ का खर्च होगा और 3 साल में 424 करोड़ का बजट जो है प्रस्ताव में पास किया गया है। चुनावी वर्ष में युवाओं पर सरकार का खासा फोकस है। अब देखना ये है कि ये बीजेपी के लिए युवाओं का भरोसा जीतने में कामयाब रह पाता है या नहीं। अब फिलहाल चर्चा इसी मुद्दे पर कि चुनावी वर्ष में आखिर युवाओं पर फोकस जो है कितना यहाँ पर कारगर साबित होगा। और जिस तरह से लगातार जो है महिलाओं पर, आदिवासियों पर, युवाओं का एक कहीं ना कहीं दोनों ही राजनीतिक दल जो है फोकस बनाकर चल रहे हैं, कितना यहाँ पर जो है सफलता दिला पाता है इन राजनीतिक दलों को। आज चर्चा इसी मुद्दे पर। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, उन सबका परिचय करा दें। हमारे साथ यहाँ पर अमित तावरे जुड़ चुके हैं कांग्रेस से, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रवि अवस्थी जी, और भाजपा से हमारे साथ गीत धीर जी, और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ प्रदीप तिवारी जुड़े हैं। चर्चा शुरू करेंगे लेकिन उसके पहले सुन लेते हैं कि क्या कुछ कहा यहाँ पर इस मामले को लेकर नेताओं ने। 15 से 30 जून के लिए स्थानांतरण जिले के अंदर का खोलने का मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, हाई सेकेंडरी स्कूलों में प्रथम स्थान पाने वाले छात्र और छात्राएं, भैया बहनों को स्कूटी देने का आज कैबिनेट ने प्रस्ताव पास कर दिया है। 9000 विद्यार्थी माने बेटा बेटी, भैया बहन ऐसे हैं जिनको स्कूटी प्रदान की जाएगी। जहां पर ई स्कूटी नहीं होगी वहां पर वैसी नॉर्मल स्कूटी लेने का भी स्वतंत्रता रहेगी। ये उनकी इच्छा पर है। 135 करोड़ रुपया पहली साल में इसमें खर्च होगा। 3 साल के लिए 424 करोड़ रुपए का प्रस्ताव आज कैबिनेट के द्वारा पास किया गया।
सुना क्या कुछ कहा यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा ने। और चलिए अब चलते हैं चर्चा की ओर, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पर मेरा गिद्धि जी आपसे रहेगा कि जिस तरह से युवाओं को लेकर जो है खासा फोकस सरकार बनाकर चल रही है, चुनावी वर्ष हो चाहे यहाँ पर 5 साल की सरकार हो, युवाओं के लिए कोई ना कोई यहाँ पर योजना जो है लगातार मुख्यमंत्री लाते रहे हैं। लेकिन अभी हम देखें तो ई स्कूटी देने की बात या फिर जिस तरह से युवा नीति की बात भी कुछ दिन पहले हुई थी, इन तमाम युवाओं से चर्चा की बात भी अगर हम बीच में कर लें यहाँ पर तो कोई गलत बात नहीं होगी। तो ये सभी चीज़ें जो हैं अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के इस चुनाव में युवाओं की भूमिका किस तरह से देख रही है भाजपा यहाँ पर, और आगे भविष्य में भी किस तरह से जो है ये निर्णायक भूमिका में आने वाले हैं? अनन्या जी, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है जो आपने किया। इसको चुनाव के दृष्टिकोण से लेकिन देखना मेरे ख्याल से उचित नहीं रहेगा, क्योंकि हमने पहले कृषक को आगे बढ़ाने के लिए बात करी थी, तो कृषि के क्षेत्र में हमें 4 बार अवार्ड मिले निश्चित रूप से। उसके बाद हम जो है बेरोजगारी दूर करने के लिए प्रयासरत थे, और अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रहे हैं ताकि बेरोजगारी कहीं ना कहीं खत्म हो पाए और हमारे युवा जो हैं उनको बाहर अन्य राज्यों में ना जाना पड़े, अन्य देशों में ना जाना पड़े। यहीं पे एक प्रगति की जो नए आयाम है उसको हम कहीं ना कहीं रचने का एक प्रयास कर रहे हैं। हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी ने ये जो है प्रण लिया है कि यहाँ का मध्य प्रदेश की धरती का जो भी युवा है उसको यहाँ पर भरपूर नौकरियां उपलब्ध करवाई जाएं, ताकि आगे जाने के उसको अवसर जरूर मिलें, लेकिन वो अपनी इच्छा शक्ति जो है मध्य प्रदेश के लिए ही आगे जो है वो कायम रखे। यहाँ पर जब भरपूर नौकरियां हो जाएंगी तो मध्य प्रदेश की धरती कहीं ना कहीं जो है वो अर्थव्यवस्था के रूप में भी एक नया आयाम हासिल करेगी। अभी भी हमने कोरोना के बावजूद 19.75% जीडीएसपी हासिल कर रखी है, जो कि संपूर्ण देश में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश का ही है। तो निश्चित रूप से हमारे जो नीति है युवाओं को आगे बढ़ाने की, वो केवल और केवल चुनाव के दृष्टिकोण से नहीं है, लेकिन हाँ मध्य प्रदेश के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि आज जो मध्य प्रदेश का युवा है वो ही कल जो है नया इतिहास रचेगा मध्य प्रदेश के लिए। और मध्य प्रदेश एक हिंदुस्तान का हिस्सा है, तो निश्चित रूप से जब प्रदेश आगे बढ़ेगा तो देश की प्रगति में भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण योगदान जो है वो रचा जाएगा। बिल्कुल। यहाँ पर अमित तावरे जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा। यहाँ पर देखिए इस बार अगर हम चुनावी वर्ष है तो हर मुद्दे को जो चुनाव से जोड़ के देखना होता है, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि युवा इस वक्त जो है अगर विपक्षी पार्टी के लिए हम बात करें तो एक चुनौती भी है, एक अवसर भी है। और इस बार विधानसभा चुनाव में आप देखिए 30 लाख युवा हैं जो इस बार पहली बार वोट डालने वाले हैं। साथ ही युवाओं की भूमिका काफी बड़ी हो जाती है जब हम यहाँ पर बात करते हैं शहरी क्षेत्रों की या फिर ग्रामीण क्षेत्रों की। दोनों ही जगहों पर जो है अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। तो कांग्रेस किस तरह से आगे चल रही है? आप देखिए यहाँ पर लगातार सरकार तो काम कर ही रही है, लेकिन इसकी काट किस तरह ढूंढ रही है यहाँ पे कांग्रेस? देखिए, ये तो स्वप्न दिखाने वाले लोग हैं। कल राजनाथ सिंह जी आए थे, किसानों को लेकर बड़ी घोषणाएं करी है और बड़ी सारी बातें कही हैं, लेकिन लगातार अवार्ड जीतने वाली ये सरकार के राज में 15,126 किसानों ने आत्महत्याएं की है। तो आप समझ सकते हैं कि घोषणाओं में वो धरातल पर क्या अंतर है। दूसरी बात, बजट की बात आती है। आप समझिए कि ये सरकार जो है किस आधार पे चल रही है। ब्याज भरने के लिए भी सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा है। दिग्विजय सिंह जी के जमाने में जो कर्ज 33,000 करोड़ रुपए था, आज वो बढ़कर 4,30,000 करोड़ रुपए इस सरकार ने पहुंचा दिया है। और आम जनता को क्या मिला है ये आप और हम सभी लोग जानते हैं। रही बात स्कूटी देने की या युवाओं को फिर से एक बार झूठी बातें कर कर उनसे वोट लेने की, तो युवा काफी समझदार हो गया है। उसको ये बात मालूम है कि मामा जब मैं पैदा हुआ था तो जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, और आज जब मैं 18 साल से ज्यादा का हो गया हूँ तो अब मुझे नौकरी चाहिए। ये फ्री की घोषणाएं नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री जी, इनके नेता लगातार इस बात को कहते हैं कि फ्री की रेवड़ी, और अब मध्य प्रदेश में फिर से ये लोग लुभावन वादे करे जा रहे हैं, जबकि इनको ये बात मालूम है कि मध्य प्रदेश की जनता ने खुले मन से जी 4 बार शिवराज। तो मतलब यहाँ पर अमित तावरे जी आप ये कह रहे हैं कि सरकार जो है मुफ्त की रेवड़ियां बांट रही है यहाँ पे युवाओं को। लेकिन बेरोजगारी में मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है? आप ये एनसीआरबी के आंकड़े देख लीजिए। आप कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम प्रथम 5 में ना रहे हों। आप महिला अत्याचार में देख लीजिए, आज किसानों की दुर्दशा। अब ऐसे अमित तावरे जी मुद्दे तो कई सारे हैं अगर देखें तो। अभी फिलहाल युवाओं की हम बात करें, आपने जो बात की उसका जवाब लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर गिद्धि जी क्या बोलेंगे? मुफ्त की रेवड़ियां मार रही है सरकार युवाओं को यहाँ पर।
देखिए, कांग्रेस ऐसा जरूर कह सकते हैं क्योंकि कांग्रेस ने हर वर्ग के साथ छलावा किया। मेरे भाई जो है किसानों की बात कर रहे थे कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। साहब, सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या तो राजस्थान में कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में आपके एक वरिष्ठ नेता, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, फिरोज जी के पोते, वो यहाँ पर आकर झूठ बोल के गए थे 10 दिनों में कर्जा माफ कर दूंगा। वो 10 दिनों में क्या 15 महीने में नहीं करके दिखाया। खैर, वो तो फिर भी समय दे गए थे, लेकिन फिर उनकी बहन को भेज देते हैं सामने। इस बार जनता को मुंह कैसे दिखाते, और वो आके समय सीमा भी नहीं बताती हैं और 4 झूठ मिला के बोल गए। मध्य प्रदेश की धरती पर देखिए आप, चुनावी हिंदू होने का नकाब ओढ़कर जो है केवल और केवल चुनाव के टाइम पे आ जाते हैं। और ये मौसमी हिंदू बनने का एक नकाब जो है आपका, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी तो आप हनुमान जी का गदा लेकर मीटिंगों में जा रहे हैं, लेकिन ये वही हनुमान जी जिनके नाम का केक आपके कमलनाथ जी काटते हैं और जिनके नाम पे भगवान राम काल्पनिक है, ऐसा हलफनामा माननीय न्यायालय में आपकी पार्टी द्वारा दिए जाता है, जिसमें आपके सारे ही वरिष्ठ नेता शामिल थे। अब आप एक बात बताइए, इस प्रकार का दो मुंहा चेहरा क्यों? हम जब बच्चों को स्कूटी दे रहे हैं, हम जब बच्चियों को स्कूटी दे रहे हैं, और हमने इसके लिए बजट पास कर दिया है, लगभग 9000 बच्चे बच्चियों को जो है हम चिन्हित करके जो कि अव्वल आएंगे उनको हम जो है ये पुरस्कार के रूप में देंगे। ई स्कूटी जहाँ पर उपलब्ध हो पाएगा वो देंगे, जहाँ नॉर्मल जाहिर सी बात है कि युवाओं को कहीं ना कहीं प्रोत्साहन चाहिए होता है अगर देखा जाए तो। चलिए, हमारे साथ प्रदीप तिवारी भी जुड़े हुए हैं। प्रदीप तिवारी जी, आपसे मैं एक चीज समझना चाहूंगी यहाँ पर कि ये जो युवा हैं, ये जो है कहीं ना कहीं एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं चुनाव में भी और समाज में भी। लेकिन यहाँ पर सरकार जिस तरह से लगातार इनको लुभाने की यहाँ पर प्रयास कर रही है, सरकार इनको लुभाने का इतना प्रयास आखिर क्यों करती है जब चुनावी वक्त करीब आता है? तो नहीं, देखिए, अभी चुनावी समय है और मुझे लगता है कि युवाओं को कैसे प्रोत्साहित किया जाए उसको देखते हुए, दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने कैबिनेट में मंजूरी दी है कि युवाओं को जो 99% ले आ रहे हैं, जो अच्छे प्रतिशत ले आ रहे हैं 12th में 10वीं में, उनको हम प्रोत्साहित करके कुछ न कुछ पुरस्कार राशि रखेंगे, जिससे बच्चों को पढ़ने में एक और मतलब वो कर सके। और मुझे लगता है कि सरकार की ये नीति है, ये युवाओं को देखते हुए, दृष्टिगत रखते हुए बेहतर नीति है। लेकिन एक और परिप्रेक्ष्य में ये देखा जा सकता था कि युवाओं को हम कैसे एजुकेशन फ्री कर सकें, कैसे इनके और अच्छे ट्यूटर हो सके, स्कूल कैसे बेहतर हो सके। आज की जो परिवेश है, आज की जो परिस्थिति है, उसमें युवाओं को सबसे ज्यादा जरूरत है पढ़ने की। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो बहुत अच्छे पढ़ने में हो सकते हैं, होशियार हो सकते हैं, लेकिन उनके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वो अच्छी स्कूल में एडमिशन मिल सके, उनको अच्छी एजुकेशन मिल सके, फ्री एजुकेशन मिल सके। आजकल सबसे ज्यादा अगर हमारे देश में अगर कुछ महंगा है तो हेल्थ और एजुकेशन, दोनों में आप जाएं तो बड़ी स्कूलें जो है अच्छी खासी फीस लेती है और तब एडमिशन होता है उनका। इसी तरह से आप देखें तो मेडिकल में आप जाए तो अच्छे ट्रीटमेंट के लिए आपको अच्छे हॉस्पिटल, अगर सरकारी हॉस्पिटल से बाहर निकल के जाए तो उनमें काफी खासी फीस देनी पड़ती है। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और युवाओं के रोजगार के लिए सरकार को अब एक नई नीति ऐसे निर्धारित करनी चाहिए, उद्यमी नीति लानी चाहिए, जिससे पढ़ के जो छात्र निकले वो बेरोजगार न घूमे। उनके लिए कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था सरकार करे जिससे आने वाले समय में बेरोजगारी कम हो और एजुकेशन के साथ उनकी नौकरी पुख्ता हो जाए। जी आनंद जी। बिल्कुल, रवि अवस्थी जी, जो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पे प्रदीप जी की बात बिल्कुल सही है। अगर एक और चीज़ यहाँ पे देखें तो मुझे लगता है कि यहाँ पर युवाओं को एक बेरोजगारी जो है एक बड़ा मुद्दा, जैसा कि मैंने कहा कि विपक्ष के पास यहाँ पर मौका भी है और चुनौती भी, कि युवाओं को साधने के लिए यहाँ पर सरकार जिस तरह से लगातार योजनाएं यहाँ पर लाती आ रही है और युवाओं के लिए कई सारे काम भी यहाँ पर हुए हैं, तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं जो सरकार के लिए चुनौती बन जाता है, यहाँ पर विपक्ष के लिए चुनौती बन जाता है। लेकिन यहाँ पर मौका ये भी है कि युवाओं का एक रोजगार जो है बड़ा मुद्दा है, कांग्रेस मुद्दे को कई बार पहले भी उठा चुकी है, तो इसको अब चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश तो कांग्रेस जहां तक कर ही रही है, लेकिन क्या ये मुद्दा जो है भुना पाएगी उस तरीके जिस तरह से ये गंभीर मुद्दा लगता है इन्हें? देखिए अनन्या, हालांकि अब चुनाव में क्या मुद्दा, कौन सा राजनीतिक दल कितना फायदा ले पाता वो एक अलग बात है, लेकिन जो विषय आपने चुना है निश्चित तौर पर जो बेरोजगारी से जुड़ा मामला है, तो मैं एक बात बताना चाहूँगा कि देखिए गाँव में एक कहावत कही जाती है कि किसी को सुबह न्योता दे दो और शाम तक ना बुलाओ तो भूख से तिल मिला जाता है। वैसा ही कुछ मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ भी हुआ है। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। देखिए आप 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती हो रही है, रोजगार मेले के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं और दावे हालांकि बहुत कुछ है, अब हकीकत जो भी है, लेकिन फिर भी जो है एक अवसर कहीं ना कहीं मिल रहा है। सरकारी भर्ती भी शुरू हुई है। कल ही मैं देख रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 71,000
जो नए नौकरी पाने वाले उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। और बताया ये जा रहा है कि पिछले 5 रोजगार मेलों के माध्यम से करीब 4,70,000 से ज़्यादा युवाओं को पिछले 1.5 साल के दौरान नौकरियां देश में मिली हैं। मध्य प्रदेश में भी वही प्रयास हो रहे हैं और खास प्रधानमंत्री ने यह भी दावा करा कि जितने भाजपा शासित राज्य हैं वहाँ लगातार इस तरह के रोजगार मेले के आयोजन करके और युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। बावजूद इसके ठीक है, पिछले 1-1.5 साल में जो गति रोजगार देने के मामले में आई, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट सेक्टर में सरकार के माध्यम से अवसर मिले हों या स्टार्टअप के माध्यम से रोजगार सृजन की बात हुई हो, तो निश्चित तौर पर प्रयास 1.5-2 साल में काफ़ी सराहनीय हुए, लेकिन काफ़ी विलम्ब हो गया है। इसीलिए कई जगह ऐसी परिस्थितियां बनी कि आप देखिए मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवाओं की संख्या इसीलिए ज़्यादा है कि आपको 2 रीज़न इसमें एक तो देखने पड़ेंगे। देखिए, एक तो क्या है कि 1993 से लेकर 2003 तक जो 10 साल का शासनकाल था उसमें नौकरियां तो मिली नहीं, नौकरियां लोगों ने गंवा भी दी। जो लोग नौकरी पे थे उन्हें भी हटा दिया गया था। दूसरी बात, पिछले 2005 से 2015 तक मध्य प्रदेश में केवल एक ही सेक्टर में एजुकेशन दिया गया, वो था इंजीनियरिंग। 1,25,000 सीट इस मध्य प्रदेश में कर दी गई, बाकी फैकल्टीज़ बाकी सब्जेक्ट गौण हो गए दूसरी जगह। तो स्वाभाविक तौर पर इतनी बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश में इंजीनियर, 1.25 लाख इंजीनियर्स पर ईयर जो है तैयार किए गए, और वो इंजीनियर्स की जो एजुकेशन क्वालिटी थी वो आप हम सब बेहतर तरीके से जानते हैं। 90% जो है उनमें से बेरोज़गार बैठे हैं क्योंकि उनके पास स्किल डेवलपमेंट नहीं था वो। तो स्वाभाविक तौर पर एक यानी 20 साल का एक जो समय मध्य प्रदेश के लिए रहा, एक तो 10 साल में कोई नौकरी नहीं मिलना 1993 से 2003 तक, फिर उसके बाद 2005 से 2015 तक लगातार एक ही सेक्टर में बच्चों को तैयार करना, लेकिन उसकी क्वालिटी पे कोई ध्यान नहीं था जी। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो 20 साल का एक बहुत लंबा जो समय रहा है उसने कई बेरोजगार पैदा किए इस मध्य प्रदेश में। अब चूंकि पिछले 1.5-2 साल से राहत देने की बात हो रही थी, इसीलिए मैंने कहा ना कि किसी को सुबह न्योता दे दो और रात तक खाने को ना बुलाओ, तो जो स्थिति उसकी होती है वही युवा प्रदेश के युवाओं की हो रही है। मुझे लगता है कि यहाँ पर सरकार को एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि कोई भी प्लान बनाने के पहले जो है किसी भी चीज को शुरू करने के साथ साथ जो है एक प्लान बहुत जरूरी होता है। अगर सही सिस्टमैटिक तरीके से प्लानिंग हुई होती तो शायद इतने बेरोजगार नहीं होते आज। चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। यहाँ पर गीत दीजिए, अगर एक और चीज देखें यहाँ पर तो सीखो कमाओ योजना भी कुछ दिन पहले शुरू की है यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, और उसको कहा है कि इससे जो है युवा यहाँ पर परिपक्व भी होगा, साथ ही कमाएगा भी, और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है अपने आप में आत्मनिर्भर भी बनेगा। तो ये जो है ये योजनाएं जो है सीखो कमाओ योजना के बाद का आखिर क्या सीन रहेगा कि अगर यहाँ पर सीख भी लेते हैं युवा तो क्या आगे नौकरियां मिलेंगी, अगर नौकरियां मिलती हैं तो कौन से सेक्टर्स में मिलेंगी। और सरकार तो लगातार कागर यहाँ पर कई सारे जॉब फेयर्स कर चुकी है, तो ऐसे में अब यहाँ पर मध्य प्रदेश के जो युवा हैं, जो जैसे कि यहाँ पे रवि अवस्थी ने बताया कि गलतियां आखिर कहाँ हुई थी, अलग अलग सरकारों में जो है अलग अलग चीजों पर काम किया गया। लेकिन मुझे लगता है कि एजुकेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है जब हम अगर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, और इतनी बड़ी जनसंख्या को एजुकेट करना, इसमें एक प्लानिंग बहुत जरूरी होती है। सिर्फ इंजीनियरिंग निकाल दो या फिर डॉक्टर्स निकाल दो या फिर नर्सिंग वाले निकाल दो, ये कहीं ना कहीं जो है मुझे लगता है कि सिस्टम गड़बड़ा जाता है और इसी वजह से जो बेरोजगारी की संख्या बढ़ जाती है। तो इसको लेकर अब आगे एजुकेशन प्लान को लेकर या फिर आगे युवाओं को लेकर जो है क्या सोच रही है सरकार? देखिए, सबसे पहले तो हमारा प्रयास था कि हर विषय की जो पढ़ाई है उसको हिंदी में भी शुरू किया जाए। सबसे बड़ा उदाहरण जो है इसका मंदार योजना, जो हमारी MBBS की पढ़ाई है उसका प्रथम वर्ष जो है वो हिंदी में प्रारंभ हो चुका है, पुस्तिकाएं आ चुकी हैं, पढ़ाई चालू हो चुकी है। अब ये प्रारंभ होने के बाद में देखिए अन्य विषयों पर भी हमने जो काम किया था और कर दिखाया। दूसरी बात, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल बोला कि यहाँ पर जब युवा वर्ग जो है हमारा वो जब प्रशिक्षित हो जाएगा और सीखेगा तो क्या रोजगार उपलब्ध हो पाएंगे। निश्चित रूप से देखिए, अगर हम 4 महीने का आंकड़ा देखें तो लगभग 2,70,000 युवाओं को हम नौकरी दे चुके हैं, जिसमें कि 60 से अधिक हजार जो नौकरियां हैं वो केवल सरकारी क्षेत्र में, इसके ऊपर जो है वो निजी क्षेत्र में है, और ये मध्य प्रदेश की धरती पे उपलब्ध करवाई है। अलग अलग क्षेत्रों में मध्य प्रदेश में आप देखेंगे, भोपाल की मैं बात करूं तो यहाँ पर IT पार्क का निर्माण हो चुका है, उसमें नेटलिंग, ऑरेकल, ऐसी अनेकों कंपनी, में नाम लेकर प्रसारित नहीं करना चाहता, लेकिन अनेकों ऐसी कंपनियां जो है आ चुकी हैं। अब यहाँ पर देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जब हम बात करते हैं तो सड़कों का मायाजाल सब तरफ फैल चुका है। हम किसानों के क्षेत्र में भी जब हम युवाएं हमारे जो पढ़ लिख के वहाँ आ रहे हैं तो उनकी आय कैसे बढ़े, क्योंकि क्या होता था किसानी और कृषि के क्षेत्र में वही लोग अधिकतर जाते थे जो पढ़ नहीं पाते थे। लेकिन आज ये वो भारत नहीं है, आज जो है ये पढ़ा लिखा और शक्तिशाली भारत है। आज हम देखें तो हम 4थे-5वें स्थान पर विश्व में आ रहे हैं, और जो हमें प्रणाम कर रहा है पूरा विश्व, और ये इसी कारण से कर रहा है क्योंकि
हम जो है एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर के आ रहे हैं। हमारा युवा जो है वो, मैंने आपको बताया, आज का युवा कल है हमारा उज्जवल भविष्य है हिंदुस्तान का। तो निश्चित रूप से यहाँ पर नौकरियां भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं और कृषकों के क्षेत्र में भी, जैसे मैंने आपको बताया, तो 100 समूह बना के इसी बात को जो है थोड़ा सा और समझ लेते हैं। प्रदीप जी, अगर हम यहाँ पर युवाओं की बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो रोजगार हो गया, किसानों की बात हो गई, ये कहीं ना कहीं जो एक बड़ा मुद्दा होता है। लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश को देखें, जहाँ पर एग्रीकल्चर जो है काफी, मुझे लगता है कि काफी ज्यादा हमारी जो पॉपुलेशन है वो इसी पे डिपेंडेंट है। और इसके बाद जो है अब यहाँ पर अगर एजुकेशन में हम ले लें तो एग्रीकल्चर में एजुकेशन, साथ ही यहाँ पर अलग अलग जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर कभी इसमें अभियान चलाए गए, काफी सारी चीजें यहाँ पर अवेयर की गई, लेकिन नौकरियां उतनी नहीं समझ में आई लोगों को। नौकरी, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर एजुकेट हो भी जाता है युवा तो उसको नौकरी मिलती है नहीं मिलती है, ये बड़ी चीज है। तो इससे डील कैसे करेंगे आगे? अगर सरकार यहाँ प्लानिंग करती भी है, जो योजना निकाल रही है, क्या इससे नौकरियां संभव हो पाएंगी? और होती भी हैं तो कितने % यहाँ पर चांसेस हैं कि युवा जो है रोजगार मिल पाएगा उन्हें? देखिए अनन्या जी, फार्मिंग की तरफ भी सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। जो किसानों को, जब किसानों की बात होती है तो लाभ का धंधा, किसानों के लाभ का धंधा की बात जब होती है तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है। कारण यह है कि आप अब देखिए तो गांव उजड़ते जा रहे हैं और शहर बढ़ते जा रहे हैं। शहरों में भीड़ बढ़ गई है और गांवों में कमी हो गई। आज भी देखिए गांव में इतनी ज्यादा जरूरत है फार्मिंग की कि अभी सारे आप देखें तो चाहे बिंद रीजन हो, चाहे महाकौशल हो, यहाँ जो उपज जरूर बढ़ी है, लेकिन वो जो खेती की फार्मिंग होनी चाहिए, जिस तरीके से खेती करनी चाहिए नए तकनीकी से, उस तकनीकों का अभी उद्भव नहीं हो पाया है। तो मुझे लगता है कि सरकार को इसको दृष्टिगत रखते हुए कि हम कैसे किसानों को लाभ का धंधा बनाएं, इसमें कैसे लघु उद्योग को जोड़ दें, और जो पढ़े लिखे जो एग्रीकल्चर से जुड़े जो छात्र हैं उनको हम किसानों के जो नई तकनीकी शिक्षा है उसको कैसे हम दे पाए, इसको लेकर सरकार को चिंता करनी पड़ेगी। और अगर इसको कर लिए तो मुझे लगता है कि किसान जो है वो गांव की ओर बढ़ चलेगा। जी बिल्कुल। अमित तावरे जी, एक बात ये भी है कि चलिए यहाँ पर आप जो है आपकी पार्टी यहाँ पर कई वादे कर चुकी है। देखिए, आप प्रियंका जी ने 5 वादे यहाँ पर गिनाए थे, उसमें एक वादा ये भी था कि महिलाओं पे फोकस किया जाएगा। महिलाओं को प्रति माह जो है 1500 रुपए, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, तो मुफ्त की रेवड़ियां तो आप भी बांट रहे हैं यहाँ पर। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर हम सिर्फ एजुकेशन की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में से कितने सेक्टर्स हैं जहां पर महिलाओं को नौकरी दी जाती है? बताइए आप। कि पुरुष प्रधान देश तो चलिए मान लिया कि बोला जाता है, कहा जाता है, लेकिन नौकरियां भी तो हो महिलाओं के लिए। महिलाएं अगर पढ़ती हैं, जितने यहाँ पर युवा हैं जो यहाँ पर नौकरियां ढूंढ रहे हैं, तो उतनी युवतियां भी हैं, उनके बारे में तो कोई बात नहीं करता। और ऐसे में अगर आप देखिए दोनों ही पार्टियां हो, चाहे भाजपा और चाहे कांग्रेस हो, दोनों में बात तो यहाँ पर करी जाती है नारी सशक्तिकरण की, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि क्या इन एजुकेटेड महिलाओं को नौकरी है मध्य प्रदेश में? या फिर क्या आपकी सरकार कुछ करेगी अगर बनती है तो, या आपकी पार्टी कुछ करेगी इसको लेकर? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो आपने कहा मुफ्त की रेवड़ियां, आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा। हम ये जो मुफ्त की रेवड़ी जो शब्द है, ये जो इजाद किया है ना, ये नरेंद्र मोदी जी ने इजाद किया था। और हमारी देश की एक पार्टी जिनका दिल्ली में जनता ने जिनको जिताया है, उनके लिए हमेशा ये लोग उपयोग करते रहे मुफ्त की रेवड़ी। प्रधानमंत्री जी सभा में कहते रहे। तो अब क्या उनके जब मुख्यमंत्री ये सब काम कर रहे हैं तो उनको नहीं दिख रहा? हमारी कटनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। हमारे तो अर्जुन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो 1 बत्ती कनेक्शन दिया था, सबसे बड़ी क्रांतिकारी योजना थी बिजली के क्षेत्र में। और रही बात, अब ये जब सारे सर्वे इनके खिलाफ आ रहे हैं, जब ये 50-60 सीटों में सिमट रहे हैं, तो अब इनकी हर भरसक ये योजना है कि किस तरीके से लोगों को फिर से बरगलाया जाए। और हमारी जब सरकार थी तो 15 महीने हमारी सरकार रही, इनके कृषि मंत्री ने स्वीकार करा कि 26 लाख किसानों का कर्जा हमने माफ किया। आप अमित तावरे जी भटक रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि महिलाओं के लिए नौकरियों की बात कांग्रेस ने भी नहीं करी अभी तक, अगर देखें यहाँ पर तो। चलिए यहाँ पर 1500 रुपए अलग बात है कि चलिए विवाहित महिलाओं को जो है 1500 रुपए दिया जाएगा, उसका अलग क्राइटेरिया है, लाडली बहना योजना भी वही है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है कि क्या नौकरियां हैं इनके लिए? जो एजुकेटेड है, जो पढ़ी लिखी है, जो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर चुकी हैं, वो भी तो बेरोजगार बैठी है यहाँ पे। अरे अनन्या जी, थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। अभी क्या हमारी घोषणा पत्र आ गया, आप इंतजार, चुनाव में समय है, अभी तो बहुत सारी बातें आएंगी। तरीके से कुपोषित प्रदेश बना के रख दिया है, घोटालों का प्रदेश बना के रख दिया है, महिला
अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी यही सवाल मैं गीतधीर जी से कर लेती हूँ कि गीतधीर जी, ये बात यहाँ पर जो है आपकी पार्टी के लिए भी लागू होती है कि चलिए आपकी सरकार ने इतनी योजनाएं लाके दी, इतनी सब कुछ किया, लेकिन सबसे बड़ी चीज है रोजगार की बात अगर हम कर रहे हैं तो महिलाओं को, या जो एजुकेटेड महिलाएं हैं, जो पढ़ी लिखी युवतियां हैं, उनके लिए नौकरियां हैं मध्य प्रदेश में? आगे कोई प्लानिंग है इसके लिए? युवाओं के लिए तो हम बात कर लेते हैं, क्या युवतियों के लिए हम बात कर रहे हैं? निश्चित रूप से अनन्या जी, ना ही केवल हमारा प्लानिंग है बल्कि रोजगार के अलावा ये महिलाएं जब घर पे लौटें तो सुरक्षित लौटें, इसके लिए भी हमारी प्लानिंग है। रात को अगर 12 बजे से लेट कोई महिला, कामकाजी महिला घर पे जाती है तो उसके लिए सुविधा वाहनों की भी उपलब्ध करवाई जाए, इसके लिए भी हम प्रयासरत थे और हमने वो कर दिखाया है। दूसरी बात, अलग अलग क्षेत्रों में, सरकारी क्षेत्रों की सबसे पहले मैं बात करता हूँ। आज आप पुलिस के क्षेत्र में देख लीजिए, महिलाओं की जो संख्या है निरंतर बढ़ती जा रही है। कॉर्पोरेट सेक्टर में आप देखिए महिलाओं की संख्या जो है बढ़ती जा रही है। पुलिस में 30% जो है वो जो हमने नौकरियां हैं खासकर महिलाओं के लिए निकाली हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से हम जो है वो उनके संरक्षण की भी बात करते हैं, उनके लिए रोजगार की भी बात करते हैं। और अब जब बहनों की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम ये 1500 पे अटके हुए हैं, हमने 1500 तो बात ही नहीं, हम तो 3000 की बात कर रहे हैं, 3000 तक के लेकर जाएंगे। ये भी अभी प्रारंभिक रूप से, अभी तो पहला महीना है, पहली किस्त महिलाओं के खाते में आई थी और 23 साल की जो उम्र थी उसको भी घटा के हम 21 करेंगे। तो निश्चित रूप से कांग्रेस जो है वो एक जाल बिछा रही है। वो जाल बिछाने के बाद में ये जनता को जो है केवल वोट की राजनीति के लिए इस्तेमाल करती है। हम जनता के हित के लिए जो है जीते हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। इन्होंने शासन किया था, हम सेवा करते हैं, तो बहुत अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। जी, रवि अवस्थी जी, किस तरीके से देखते हैं आप यहाँ पर? अब देखिए, मेरा सवाल यहाँ तो मुझे लगता है वाजिब है कि अगर युवाओं के लिए बात हो रही है तो युवतियों की यहाँ पर रोजगार की बात भी होनी चाहिए। बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर प्रायोरिटी जो है मेल्स को दी जाती है अगर कंपेयर करें फीमेल से। तो देखिए अनन्या, हालांकि दोनों ही पिछले 15-20 साल से बीजेपी का शासन लगातार है, 1-1.5 साल का कुछ गैप रहा, इससे पहले कांग्रेस लगातार सत्ता में रही। तो निश्चित तौर पर जो बेरोजगारी की स्थिति है या युवाओं की जो स्थिति है वो देखा जाए तो अगर इतना बेहतर काम हुआ होता तो निश्चित तौर पर आज वो स्थिति नहीं होती जो वर्तमान में दिखती है। तो स्वाभाविक तौर पर दावे और कथनी और करनी में कहीं ना कहीं अंतर तो नज़र आता है। हालांकि मैंने कहा ना कि देर आए दुरुस्त आए, पिछले 2-3 साल के दौरान मध्य प्रदेश हो, देश के अन्य राज्यों, मतलब देश के अन्य राज्य से मेरा मतलब है केंद्र सरकार के प्रयास हो, निश्चित तौर पर देखिए तमाम सेक्टर्स में रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने के हर संभव जतन किए गए। आप देखिए मध्य प्रदेश में जो अभी पिछला आर्थिक सर्वेक्षण आया है तो उसमें मध्य प्रदेश में MSME यानी जो सूक्ष्म मध्यम और लघु उद्योग है उनकी संख्या 30.54% जो है बढ़ी है। जबकि इसी मध्य प्रदेश में किसी दौर में इन उद्योगों को बीमार उद्योग कहा जाता था और इनमें कई सिक यूनिट्स बंद हो गई थी। अगर पिछले कुछ सालों के दौरान अगर 30% से ज़्यादा की बढ़ोतरी अगर लघु उद्योग, मध्यम और श्रेणी के उद्योगों में हुई है तो निश्चित तौर पर वहाँ रोजगार के अवसर भी मिले हैं लोगों को। तो ऐसा एकदम से सिरे से नहीं नकारा जा सकता। हालांकि किसी भी इस तरह की जो योजनाएं होती हैं वो दीर्घकालिक योजनाएं होती हैं और उनका लाभ देर से मिलता है। लेकिन चुनावी वर्ष में जिस तरीके से सरकार को अब याद आई है कि 1 लाख पदों की भर्ती करना है या अन्य सेक्टर्स में युवाओं को आगे लाना, तो वो मुझे लगता है कि काफ़ी विलम्ब हो गया। मैंने इसीलिए पहले कहावत भी बताई थी आपको कि किसी को न्योता देके और रात तक खाने को ना बुलाओ तो जो तिलमिलाहट होती है, जो भूख की छटपटाहट होती है वो कहीं ना कहीं नज़र आती है। ठीक है, देर सवेर खाना मिला, संतुष्टि हो रही है, लेकिन काफ़ी विलम्ब से हुआ है। बिल्कुल। प्रदीप तिवारी जी, आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? प्रदीप तिवारी जी अब तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, संपर्क टूट गया है, फिर से बता देंगे। चलिए, यहाँ पर वैसे भी चर्चा जो है इसको यहीं विराम देते हैं, समय का जो है अभाव है यहाँ पर। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज की चर्चा में सबसे बड़ी चीज़ थी कि युवा जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और सभी ने अपनी बात बहुत मजबूती से रखी। गीतधीर जी आपका बहुत शुक्रिया, अमित तावरे जी आपका भी बहुत शुक्रिया, रवि अवस्थी जी और प्रदीप तिवारी जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और तमाम अपने विचार जो है व्यक्त करने के लिए। तो बिल्कुल, एक युवा जो है वो देश में नौकरी ढूंढ रहा है, युवा जो है वो यहाँ पर एजुकेशन ढूंढ रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि इन युवाओं के लिए सरकार अलग अलग प्लानिंग तो करती है, योजनाएं तो लाती है, लेकिन जमीन पर जो है कितना काम होता है ये बड़ी बात है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। अब ऐसे में चुनाव में रोजगार को
का मुद्दा हो, चाहे वो यहाँ पर एजुकेशन का मुद्दा हो, विपक्षी पार्टी और सरकार दोनों को दोनों पार्टियां हैं वो किस तरह से इस मुद्दे को भुनाती हैं, आगे किस तरह से योजनाएं अप्लाइंग तैयार करती हैं, किस तरह के वादे यहाँ पर सामने आते हैं। क्योंकि कांग्रेस तो अपना वचन पत्र बना रही है, कई सारे वादे भी कर रही है, लेकिन यहाँ पर पूरे कौन कौन से होंगे ये बड़ी बात है। वहीं दूसरी ओर जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह चुके हैं ये बात कि हम बातें नहीं करते, हम काम वर्तमान में कर रहे हैं, और ये भी जो है कहीं ना कहीं एक चुनौती है विपक्षी दल के लिए। अब देखना यह होगा कि इन युवाओं को जो है किस तरह साधने के लिए आगे कांग्रेस यहाँ पर कुछ ना कुछ करती है, क्योंकि जैसे कि अमित तावरे जी ने कहा कि आगे अभी और सरप्राइजेस बाकी हैं। जाहिर सी बात है दिलचस्प चुनाव होने वाला है। फिलहाल इस कार्यक्रम में मुझे इजाजत, आप